नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के पहले प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं पूरा मेथड आपको बताऊंगा और उत्तर में क्या लिखना है पूरी जानकारी के साथ आज की वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए के 5th सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो मतलब कि दो पेपर पढ़ने होते हैं एक सब्जेक्ट के। ऐसे में शिक्षा शास्त्र के भी दो पेपर आपको पढ़ने हैं। पहले पेपर का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट, जिसको हिंदी में शैक्षिक आकलन के नाम से जाना जाता है, और दूसरे पेपर का नाम है शैक्षिक सांख्यिकी, जिसको हम लोग एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो उसका भी मॉडल पेपर मैं जल्द ही लाऊंगा। वैसे ये मॉडल पेपर कम लेकिन ये क्वेश्चंस पेपर सॉल्व ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैं अभी जो पेपर हुआ है किसी विश्वविद्यालय का पेपर है मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि इस पेपर को सॉल्व कर दूं ताकि जो है आने वाले जो विद्यार्थी हैं अगले विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो। कुछ क्वेश्चंस को अपनी तरफ से मैंने इंक्लूड कर रखा होगा, बात देखेंगे। तो यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। बीए 5th सेमेस्टर एजुकेशन प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के साथ, और पेपर दिखाऊंगा, उस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। कैसे पेपर आते हैं उस पेपर को पूरा सॉल्व करूं, कम से कम 10 अति लघुत्तरीय, ऐसे ही 7-8 लघु उत्तरीय और 2-3-4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर देखेंगे। ये बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, पेपर जो हो रहा है 2025-26 आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, 25-26 का पेपर है सेमेस्टर 5। ये नीपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर हो रहा है। एजुकेशन का पहला प्रश्न पत्र, ठीक है, पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, एजुकेशनल असेसमेंट। पूर्णांक 50 नंबर का दिया गया था, 2 घंटे का पेपर हुआ है। वैसे 75 नंबर का आपका पूर्णांक होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, तरीके से कोई दिक्कत लेनी है आपको। ठीक है, दिख रहा होगा थोड़ा स्पष्ट। तो निर्देश का है कि प्रश्नों के उत्तर को हल कीजिए, मतलब निर्देश के अनुसार खंड आ और बा 3 खंड में पेपर बटा हुआ है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में आपके होने चाहिए। 100 शब्दों से अधिक आपके प्रश्न के उत्तर नहीं होने चाहिए, ऐसा आपसे निर्देश में कहा गया है। ठीक है, निर्देश आपको दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पहले में पहला, यानी कि ये पहला एक क्वेश्चन है। मापन और मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। मैं विस्तार से बताऊंगा। राइट द डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखेंगे। दूसरा प्रश्न है सीबीसीएस का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीबीसीएस। सीबीसीएस पैटर्न की बात की जाए तो एक परीक्षा करवाने की एक प्रणाली होती है, सेमेस्टर टाइप। जैसे कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीबीसीएस पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही हैं। ऐसे ही बिहार के विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बात आप ध्यान रखें। कौन से पैटर्न पर बेटा? सीबीसीएस पैटर्न पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीबीसीएस पैटर्न 4 साल का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी आईक्यू, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन। राइट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी कि आईक्यू लेवल मापने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, उस सभी को आपको बताएंगे। वैसे आईक्यू नापने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, आप जो है आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 कर देते हैं, जो निकल आता है वही आपका हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया था, निम्नलिखित की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, राइट द इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पहला, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है, यानी नॉर्मल चाइल्ड की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो नॉर्मल चाइल्ड की कम से कम 90 से लेकर के 110 तक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को जो है सामान्य बुद्धि लब्धि कहा जाता है। प्रतिभाशाली जो होते हैं ये 120 से लेकर के उससे अधिक के होते हैं, 150 के आसपास, तो प्रतिभाशाली बच्चे के होते हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं। तो इस तरीके से आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन ये हो गए, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर खंड बा यानी लघुत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए, 60 ऐसा टाइप क्वेश्चन। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। 5 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई जिसको कहते हैं, उस पर एक टिप्पणी लिखिए। सतत विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीसीई के नाम से जानते हैं। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ठीक है,
क्या लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में CCE नाम से संबोधित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे महोदय, दूसरा अगला प्रश्न आपका पूछा गया था इसी में, भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेडिंग प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेडिंग सिस्टम। क्रेडिट प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। ये सब होता है अंक देने का, शैक्षिक आकलन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका आती है। अगला, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोषों को लिखिए, राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, वही अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि का जो व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण दोनों के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धि का अर्थ और महत्व लिखिए, राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। सेक्शन यानी खंडसा के पेपर को आप देखें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी परीक्षा में आते हैं, कैसे क्वेश्चन देखें। खंडसा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था इकाई नंबर 1 से क्वेश्चन। आकलन, मापन और मूल्यांकन, इन तीनों की अवधारणा से कम आपका 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% तय होता है। मापन, मूल्यांकन और आकलन से तीनों से कम आपके 30 नंबर का पेपर आपका यही से आएगा सभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनमें अंतरों को विस्तार पूर्वक लिखिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं, मेजरमेंट को मापन और एवोल्यूशन को मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंसेस अमंग देम, यानी इन सभी में अंतर भी आपको बताना है और इनके बारे में आपको लिखना भी है। चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकते थे, चाहे तो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था इकाई नंबर 2 से या इकाई नंबर 2 वाला। मानक से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। मानक, स्टैंडर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स, यानी कि जो मूल्य या मानक होते हैं, मापदंड जिसको कहते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द नॉर्म्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इकाई नंबर 3 से प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छा परीक्षण जो होता है वो उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसको बताना था। वही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इकाई नंबर 4 से अथवा करके दिया गया है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बढ़िया क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे। अब इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। शिक्षा शास्त्र शैक्षिक आकलन का ये पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जो अभी पूछा गया है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मापन, कि मापन किसे कहते हैं, मापन और मूल्यांकन क्या है। मापन की बात की जाए, मेजरमेंट क्या होता है, देखेंगे। मापन एक परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है। इसमें हम जैसे कि 1 मीटर की लंबाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है, 1 लीटर, ऐसे हम मापते हैं। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, हम जो है मापते हैं, वो उसका संख्यात्मक मान हमको मिलता है, यानी क्वांटिटी को मापना मापन कहलाता है। जैसे कि ये बच्चा 100 नंबर पाया, तो 100 नंबर पाया, वो उसका मापन हो गया। मूल्यांकन क्या होगा, वो उसकी क्वालिटी को बताता है। मूल्यांकन क्वालिटी को बताता है, जबकि जो मापन होता है वो उसकी क्वांटिटी को बताता है। मापन एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसके द्वारा किसी गुण या विशेषता का या कोई निश्चित नियमों के अनुसार प्रतीकों या अंकों में व्यक्त किया जाता है। मापन केवल यह बताता है कि कोई वस्तु या गुण कितनी मात्रा में है, यानी कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, ऐसे मान सकते हैं। मापन ये डिसाइड करता है कि कोई, या बताता है कि कोई भी चीज जो है वो कितनी संख्या में है या कितनी मात्रा में है, हाउ मच। ठीक है, उदाहरण, जैसे किसी छात्र को परीक्षा में 70 अंक प्राप्त होगा, ये उसका क्या होगा, ये उसका मापन होगा। ठीक है, परिभाषा लिख दीजिएगा। कैटल नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि मापन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विशेषताओं को संख्यात्मक मानों में
परिवर्तित किया जाता है। क्या कहा कि मापन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है मापन जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, जिसके द्वारा किसी वस्तु की विशेषताओं को संख्यात्मक मानों जैसे कि 1, 2, 10, 12, 15 इसमें हम परिवर्तित कर देते हैं कि भाई ये ऐसा है, इतना है। अब इसके ठीक विपरीत आपका या ठीक थोड़ा सा अलग भिन्न मूल्यांकन होता है। मापन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में काम करते हैं। एक हेड होता है महोदय, तो दूसरा टेल होता है। ठीक है, मूल्यांकन की बात करें हम, मूल्यांकन मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि अतरा चीनी 1 किलो चीनी है, अतरा चीनिया 1 किलो है, ये का हुआ ये वह मूल्य ये हुए मापन 1 किलो, अतरा चीनी 1 किलो है। लेकिन वो चीनी जो है 1 किलो चीनी का क्या रेट है, उसका मूल्य क्या है, उसको आंकना, यानी इतने चीनी का मूल्य है 40 रुपए, तो 40 रुपए आंकना जो होता है बेटा, यानी उसको आंक लेना कि भाई ये इसकी क्वालिटी इतनी है। बगल में दूसरी थोड़ा महीन दाने की चीनी है, वो भी 1 किलो, ये भी 1 किलो है। 1 किलो है, इसको कौन बताता है? मापन बताता है। लेकिन वह चीनी क्यों 40 रुपए किलो मोटी वाली है और कोई जो पतली वाली चीनी है वो 30 रुपए में क्यों मिल जा रही है? तो 30 रुपए में मिल जा रही, तो उसका मूल्य चूंकि 30 रुपए लायक है, क्योंकि उसका मूल्य का अंकन किया गया 30, तो वह चिनिया 30 रुपए की है, इसको आंकना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन, मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापन वापन सब एकदम से समाई जात है, यानी मापन जौन है मूल्यांकन के अंतर्गत आई जात है, जो मापन से प्राप्त अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलो चीनी जो है ठीक है बात, मापन कहा था कि 1 किलो चीनी, अतरा चीनी 1 किलो चीनी है, इतना चीनी 1 किलो चीनी है, तो मूल्यांकन कहते हैं हाँ भैया ठीक है, तरा चीनी अगर 1 किलो है, लेकिन ये चीनिया 1 किलो के दमवा कितना है, इसकी क्वालिटी को बताता है। तो मापन क्वांटिटी को बताता है, लेकिन मूल्यांकन उसकी क्वालिटी को बताता है। समझ रहे हैं? तो क्वालिटी को उनके संबंध में मूल्य का निर्णय करता है, वैल्यू जजमेंट करता है, वैल्यू जजमेंट प्रदान करती है। यह गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के गुण, दोनों प्रकार की विशेषताएं, दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ आपको मूल्यांकन में देखने को मिल जाता है। अच्छा आगे बढ़ो। मूल्यांकन यह बताता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है और प्राप्त अंक कैसे हैं, यानी कितना प्राप्त हुआ है और किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, इसको मूल्यांकन बता देता है। तो उदाहरण के रूप में जैसे समझो, जैसे मान लीन कि 70 अंक लड़कवा पाई जो पर मापन के द्वारा कोई लड़का 70 अंक प्राप्त किया था, मैंने उदाहरण बताया था। तो मान लेते वो 70 अंक अगर प्राप्त किया तो उस 70 अंक के आधार पर उस छात्र को कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? तो ए ग्रेड दिया जाएगा भैया, क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है। उसका डिवीजन फर्स्ट होगा, उसको ग्रेडिंग कौन देता है? ग्रेड कौन देगा कि भाई ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है? ए ग्रेड में चूंकि 70% नंबर पाई इस लड़का, ठीक है, 100 में से 70 नंबर पाए हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का मतलब 70 नंबरवा पाए हैं, ये मापन हुआ है। लेकिन वो 70 नंबरवा क्वालिटी का है, क्योंकि वो ए ग्रेड के नंबर है। ठीक है, ए ग्रेड के नंबर का मूल्यांकन देखा है, समझो ये होते। परिभाषा लिखो। डांडेकर साहब कहते हैं कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है। किसको जानने का? ठीक है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है उसको उसकी प्राप्ति की सीमा जानने का, यानी कि कोई चीज जो हमने हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, इसी को मापने का एक प्रक्रिया मूल्यांकन होता है। दूसरा प्रश्न देखो भैया, आपको बता दूं कि मैं चाहता तो जैसे हिंदी पढ़ा देता या सोशियोलॉजी का पेपर था उसको पढ़ा देता, उस पे बहुत सारे व्यूज आ जाते, बहुत सारे बच्चे उस क्लास को देखते। ठीक है, और एजुकेशन की क्लास नहीं आ पाती, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे गुरुजी करवा दीजिए। तो अगर मैं आया हूँ इस क्लास को करवाने के लिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि मैंने सही निर्णय लिया है कि मैंने 5th सेमेस्टर की क्लास ले ली है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास की आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अभी तक। चलिए, सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? चॉइस बेस्ड क्या सिस्टम? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस का फुल फॉर्म होता है। डीडी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं इसी पैटर्न में परीक्षाएं होती हैं।
हिंदी में इसे चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह एक उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल शैक्षिक ढांचा होता है, जिसमें आप कुछ भी कभी पढ़ सकते हैं। इस प्रणाली के तहत होता यह है कि छात्रों को अपने कोर विषय मतलब होता है, एक तो कोर विषय है जैसे कि एक मेजर सब्जेक्ट है या कोर विषय, कोर कंपलसरी जो विषय वो, उसके अलावा अपनी रुचि के अनुसार ऐच्छिक विषय इलेक्टिव कोर्स भी आप चुन सकते हैं इसमें। वैसे ही आप देखते हैं डीडीयू विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चुनने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता दी जाती है। प्रत्येक कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने पर क्रेडिट आपको प्रदान किया जाता है कि आपने इस कोर्स में इतना क्रेडिट प्राप्त किया, जिससे छात्र को अपनी गति और पसंद के विषयों का अध्ययन करने का एक अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य छात्रों को विषय चयन की स्वायत्तता देना होता है और उन्हें अंतर विषय यानी इंटर डिसिप्लिनरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन इसका उद्देश्य तो ये रहा सीबीसीएस का, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या है, इसका मतलब कोई जानते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं जानते कि भाई कौन सा कोर्स, बच्चे को अपने मन से ही सारे सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं। इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, वही सब्जेक्ट सभी बच्चे चूज कर रहे हैं। उनको नहीं भी पसंद है तभी वो दूसरा कोई कोई जो है डिजिटल मार्केटिंग का चूज कर लिया है, कोई जो है परियोजन मूलक हिंदी कर दिया है, किसी का कुछ कर दिया, किसी को मतलब कि ऐसे बच्चों का सब बच्चे एकदम से परेशान रहते हैं डीडी वाले कि कैसे क्या पढ़े गुरुजी, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वही सब चीजें आगे देखते हो। तो सीबीसीएस पैटर्न में क्या होता है, आपको चुनने की स्वतंत्रता, आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप अपने कोर विषय के अलावा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट वह परीक्षण होता है जिसमें उत्तरों की संख्या निश्चित होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पर परीक्षक की व्यक्तिगत भावनाओं या राय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें एग्जामिनर का कोई वो नहीं होता कि एग्जामिनर चाहे तो नंबर कम दे। जैसे लिखने वाली परीक्षा जब होती है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मेथड कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो है सब्जेक्टिव मेथड है, यानी कि आपका जो लिखने वाला होता है व्यक्तिनिष्ठ, या फिर आप कह सकते हैं उसको जिसमें लिखने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे 5th सेमेस्टर की परीक्षा अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखने वाली आती है तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा, 6th सेमेस्टर में आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। ऐसे में 5th सेमेस्टर में नंबर आपके कम मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तर की कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी उत्तर अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत बेकार हो सकता है, लेकिन कोई उत्तर ना तो सही होता ना ही गलत होता है, ठीक है। गलत हो सकता है लेकिन पूरा तरीके से कोई भी उत्तर सही नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनर क्या चाह रहा होता है, अगर एग्जामिनर जो चाह रहा होता है उसको आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप जो है अपने हिसाब से लिखते हो उसको, हो सकता है एग्जामिनर का माइंडसेट कुछ दूसरा हो, जो कॉपी चेक कराओ, पेपर बनाने वाले का कुछ दूसरा माइंडसेट हो, तो वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है उसमें कोई भी ये लोच नहीं होता मामला, उसमें या तो सही या तो गलत होता है, या तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा या तो आपका नंबर कट जाएगा, बीच का रास्ता नहीं होता इसमें। भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर दे देते हैं। लिखित वाले में 10 नंबर का प्रश्न है तो उसको 8 नंबर मान करके ही चेक किया जाता है, तो 6 नंबर 7 नंबर इससे ऊपर आपको मिलता ही नहीं कभी, ठीक है, 10 नंबर की परीक्षा में। तो इसमें आपके लिखने वाली परीक्षा में नंबर जरूर कम उठते हैं बीए वाले में, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नंबर आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आपका उठता है, इसीलिए मैंने आपके लिए जो है एक व्यवस्था कर दी है। जैसे जो बच्चे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इसका, तो इसका तो पीडीएफ नोट मिल ही जाएगा। 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के लिए कोर्स की व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। देखिए 5th सेमेस्टर की फीस की अगर बात की जाए तो सभी सब्जेक्ट की फीस, यानी जैसे आपका एजुकेशन है और शिक्षा शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी और शिक्षा शास्त्र दोनों सब्जेक्ट है, या फिर आपका को करिकुलर है तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, राजनीति विज्ञान जिसको कहते हैं, तो ये सब चीजों की मैं पढ़ाता हूँ क्लास, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे आप जैसे एसएमएस करेंगे तो ना आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही 100 रुपए फीस जमा करेंगे आपके पास जो है ये आपका पूरा पीडीएफ जो आपके पीछे चल रहा है पेपर वाला साल वाला, वो पेपर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पिछले साल के कई पेपर भी में आपको मिल जाएंगे इसमें। तो मात्र 100 रुपए फीस में आपका दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 का दोनों सब्जेक्ट यानी कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। एक तो को करिकुलर हो गया और 2 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर, यानी 4 पेपर वो और 1 सब्जेक्ट आपको को करिकुलर, कुल मिलाकर के 5 हो जाएंगे आपके, ठीक है, मात्र इसी 100 रुपए में। लेकिन जो बच्चा 150 रुपए फीस जमा करेगा, यानी कि 150 रुपए फीस में क्या मिलेगा उसको,
5वां सेमेस्टर का तो मिल ही जाएगा, आपका जो नोट्स वगैरह है सब कुछ। उसके अलावा 6 सेमेस्टर, 5th और 6th दोनों सेमेस्टर की फीस आपकी हो जाएगी 150 रुपए में ही, यानी कि 50 रुपए की छूट चल रही है। वैसे 6 सेमेस्टर की कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपए उसके लिए लगेंगे, ठीक है, और 5th के लिए भी 100 रुपए लगेंगे, कुल मिलाकर के 200 रुपए होते हैं। लेकिन आपके लिए व्यवस्था क्या है कि 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ अगर जुड़ेंगे तो 150 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। और अब की बार तो 6 सेमेस्टर की परीक्षा की बात की है तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। ऐसे में ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट चैनल आपके लिए शुक्ला आई डी पॉइंट। वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी के लिए शुक्ला आई डी पॉइंट ही बेस्ट है, इससे अच्छा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 6 सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने सही सही 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए तो आपको एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। आप इसमें टॉप कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि बीए करके भी हम कुछ कर सकते हैं, बीए में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसकी परीक्षा की कॉपी चेक होती है। सेकंड मतलब की ऑब्जेक्टिव वालों की, इसकी कॉपी हो सकता है चेक हो या ना चेक हो, या फिर चेक हुई हो तो फिर आपके हिसाब से ना चेक हुई हो, आपने जितना लिखा उतना नंबर आपको ना मिले। इसमें बड़ा लफड़ा होता है लिखने वाली परीक्षा में। लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा, साफ साफ फट 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 आपको नंबर मिल जाता है, इसमें आपको नंबर बहुत मिलेंगे, तो आपका परसेंटेज बनाने का चांस है, आप बना सकते हैं। तो आपको कम से कम 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका ये एजुकेशन का आपका तमाम प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। सेकंड सेमेस्टर हो, 6 सेमेस्टर हो, या फिर आपका 4th सेमेस्टर हो। अब की बार सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो आप कोर्स लेंगे पीडीएफ नोट्स में कम से कम आपके 400-400 500-500 क्वेश्चन ऐसे मैं छाटूंगा जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे और आपके 8 इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालय में इधर-उधर के, वो पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, इससे आपका बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से 150 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप करेंगे तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस 5th सेमेस्टर का है। 6 सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना, तो उसका भी सेम मिल जाएगा। सब कुछ मिलेगा, तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें, तो अपना नंबर बढ़ाने का चांस इसमें आपको मिल जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के नंबर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं लिखेंगे। उत्तर एक ही होता है, इसलिए इसका अंकन यानी स्कोरिंग पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है। ये परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय यानी रिलेबल होते हैं, जो क्योंकि चाहे कोई भी शिक्षक जांच करे अंक समान ही रहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अलग अलग एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, नंबर उसमें अलग अलग मिल सकते हैं, किसी को ज्यादा नंबर मिल जाता है, किसी को कम नंबर मिल जाता है। इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता छात्रों को, खास करके लिखने वाली परीक्षाओं में। जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो सही है तो गलत, उसमें सेटिस्फेक्शन को मिल जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, एमसीक्यूज टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सत्य सत्य वाले ट्रू फॉल्स वाले कथन हो गए, या मिलान करने वाले प्रश्न जो होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें या तो सही या तो गलत होता है। क्लियर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से ज्ञान यानी नॉलेज और बोध यानी अंडरस्टैंडिंग के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताएं, इंटेलिजेंट क्वोशंट। देखिए, बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहा जाता है अंग्रेजी में। आईक्यू नाम आपने बहुत सुना होगा कि भैया तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा है, ऐसे। इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं इसको, वह अनुपात है जो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु यानी मेंटल एज को उसकी वास्तविक आयु यानी कि इसको कह सकते हैं आपका जो वास्तविक रियल एज है उससे तुलना करके 100 से गुणा करता किया जाता है, और भागफल जो प्राप्त होता है जो वही होता है आपका बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया और टर्मन के द्वारा इसको संशोधित किया गया बाद में। टर्मन नाम के विद्वान ने इसको संशोधित किया, लेकिन दिया था विलियम स्टर्न महोदय ने पहले, ठीक है। जो संशोधित किया वो सूत्र कौन सा, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। अभी मैं इसको सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए उदाहरण, जैसे यदि किसी बालक की मानसिक आयु जो है 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष वाले थे उसकी मानसिक आयु कितनी, 15। मानसिक आयु ऊपर रहता है, वास्तविक आयु कितनी है, वास्तविक आयु उसकी जो है कितनी है, सी यानी कि 12 साल। 12 साल का वो बच्चा है और वास्तव में 12 साल का है, लेकिन वो 15 साल जैसी उसकी बुद्धि है, ठीक है। गुणा 100 कर देंगे, अभी आपका निकल आएगा। तो आप यहाँ पर काट लीजिएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पचे सहिया 100, 25 चौका 100, 25 पचे 75। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकली है, 75 बुद्धि लब्धि आई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 25 पंचे 125, सॉरी हाँ 25 थे, 25 पंचे 125, 125 जो आई आपकी बुद्धि लब्धि निकली, यानी कि वह बच्चा जो है एकदम से प्रतिभाशाली बालक है, उसका आईक्यू लेवल 125 है। क्योंकि अगर 90 से लेकर के 110 तक आपकी बुद्धि लब्धि आती है तो मान के चलो कि आप औसत बुद्धि लब्धि वाले हैं, लेकिन 110 से ऊपर आप प्रतिभाशाली में आते हैं, आप विद्वान में आते हैं, ठीक है। और 90 से नीचे वाले जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो एकदम से मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, डल व्यक्ति होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित की बुद्धि लब्धि लिखिए। देखिए,
सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि और प्रतिभाशाली बालकों की। मनोवैज्ञानिकों जैसे टर्मन के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर बुद्धि लब्धि आईक्यू की श्रेणियां इस प्रकार है। जैसे देखिए, सामान्य बालक का जो रेंज होता है बुद्धि लब्धि का, आईक्यू रेंज होता है 90 से लेकर के 110 या 9 के बीच में जो होता है, वो बुद्धि लब्धि वाला जो बालक होता है वो सामान्य बालक कहा जाता है, एवरेज या औसत बच्चा। विशेषता ये होती है इन बच्चों की कि ये बालक जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं और ये औसत बुद्धि के होते हैं और बिना विशेष सहायता के सामान्य शैक्षिक कार्य सफलतापूर्वक ये कर सकते हैं। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं कि 12 साल का तो 12 साल जैसे ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति 12 साल का और 15 साल बच्चे से व्यवहार करेगा तो वो 125 की बुद्धि लब्धि हो जाएगी, यानी कि वो प्रतिभाशाली बालक है, कम एज में ही वो आगे के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, वैसे नॉर्मल देखने से पता चल रहा है आपका प्रतिभाशाली बालक। जैसे मान लियो भैया एक लड़का 10 साल का है और 20 साल में व्यवहार करता है तो क्या बुद्धि लब्धि कितना है? बहुत ज्यादा हो, जाहिर सी बात है। अगर बच्चा 100 साल मतलब 10 साल का और 10 साल बच्चा जैसे व्यवहार करता है, 11 साल जैसे बच्चा व्यवहार, तो उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य है, औसत है। ठीक है, ये मन कोनो ज्यादा बहुत ज्यादा टर्मन बहुत बड़ी बात नहीं बता दी नहीं, लेकिन हाँ सूत्र बताएं, वह सूत्र है समझो। दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। आईक्यू रेंज इनका होता है 140 या उससे अधिक। विशेषता यह है कि ये बालक तीव्र सीखने की क्षमता रखते हैं, उच्च रचनात्मकता ने की इसकी क्रिएटिविटी बड़ी हाई होती है, उत्कृष्ट अमूर्त चिंतन होता है इनका, बड़ा जबरदस्त तरीके से किसी मुद्दे पर विचार करते हैं और समस्या का समाधान बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। इनका इसके पास ऐसा स्किल होता है जिसके माध्यम से ये समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। इन्हें विशेष और समृद्ध शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ अपनी तरफ से रख दिया ताकि परीक्षा में आए। रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, दोनों के बारे में बताएं। बेसिकली दो टॉपिक आपके हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यह मूल्यांकन शिक्षक अधिगम यानी शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम वाला होता है जब ट्रेनिंग होती है या फिर आप जब पढ़ रहे होते कोई चीज सीख रहे होते उस दौरान जो है हम रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने की कमियों को पहचानना और उन्हें तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करने करके सुधार करना होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बच्चों के उद्देश्य क्या है उनको जानने का प्रयास किया जाता है, उनके सीखने में जो कमियां आ रही उन कमियों को देखना होता है, उन कमियों को पहचान करके उनको बताना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है बच्चों को, और उन कमियों को तुरंत दूर भी कर दिया जाए कि भाई इस कमी को आप ऐसे दूर कर सकते हैं, ऐसे सुधार कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आपका रचनात्मक मूल्यांकन बच्चों का करना। ठीक है, यह मुख्य रूप से आकलन यानी असेसमेंट प्रक्रिया से रिलेटेड होता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कक्षा परीक्षण, यानी कक्षा में आप जाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, गृह कार्य की जांच करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, मौखिक प्रश्नोत्तर होता है कि भाई आप कोई चीज पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि हाँ अशोक के पिता का क्या नाम था, हमने आपसे पूछा, अब आपने जो है उत्तर बताया, गलत बता दिया, हमने कहा नहीं ये उत्तर गलत है, गलत मतलब सही उत्तर आपका ये है। ठीक है, हमने बता दिया तुरंत कि भाई इनके पिताजी का ये नाम था। ठीक है, इस तरीके से। अगर दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव एवोल्यूशन। यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में यानी कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस किया जाता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया के बीच में, शिक्षण प्रक्रिया के साथ ही साथ मूल्यांकन होता है और रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के बाद में जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा कौन सा मूल्यांकन, उसको हम बोलते हैं आपका योगात्मक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम के अंतिम लक्ष्यों को कितनी सीमा तक प्राप्त कर लिया, यानी कि वो जितना उसको पढ़ाना था या जो सिलेबस का उद्देश्य था जिसलिए सिलेबस शामिल किया गया था उस उद्देश्य को उसने मतलब कि पूरा किया कि नहीं पूरा किया, इसको जांचना होता है। ग्रेड या प्रमाण पत्र देना जो होता है इसी प्रकार का आकलन होता है। यह मुख्य रूप से मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन प्रक्रिया से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, उसको ग्रेड वगैरह देते हैं कि भाई आपने इतना नंबर पाया है। ठीक है, तुरंत उसका उत्तर नहीं मिलता है, इसमें बाद में दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं आपकी, ठीक है, भाई पूरा 1 वर्ष तक आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद परीक्षा लेकर के आपको नंबर दिया जाता है। सेमेस्टर परीक्षाएं मान लीजिए, बोर्ड की परीक्षाएं मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारी परीक्षाएं। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? देखिए, उपलब्धि परीक्षण की अगर बात की तो आपने कितना प्राप्त किया, क्या हासिल किया आपने 1 साल में 2 साल में, उसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जो यह मापता है कि किसी छात्र ने एक विशिष्ट पाठ्यक्रम यानी एक सिलेबस या एक विषय वस्तु यानी एक सब्जेक्ट को
पढ़ने या सीखने के बाद कितना ज्ञान या कौशल अर्जित किया, कितनी स्किल्स और कितनी नॉलेज उसके अंदर आई। जैसे मान लेते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद में, इससे पहले आपके पास कुछ ज्ञान था या नहीं था छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में, इस वीडियो को आप देख चुके हैं, उसके बाद में आपको क्या उपलब्धि हासिल की इस वीडियो के माध्यम से, आपने इस वीडियो को देख करके क्या हासिल किया, क्या प्राप्त हुआ, क्या आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई, इसको जानना, इसको सीखना ही उपलब्धि। इसी जो आपने सीखा इस वीडियो को देखने के बाद, उसी क्या कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या सीखा, उसी को मापना, उसी को जांचना, उसी का टेस्ट लेना ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, चलो भैया, उद्देश्य क्या है, यह का उद्देश्य ये है कि छात्र की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन करना कि जो छात्र है यह समय पे का स्थिति है, और वो कोनो वीडियो देखिस या कोनो सिलेबस पढ़िस ओकरे बाद मौके स्थिति का होई गई, कहे मतलब है वो कितना हासिल करिस, कितना प्राप्त करिस, उपलब्धि परीक्षण यही कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर समझो तो देखो भैया, जैसे कक्षा में लिए जाने वाले मासिक या साप्ताहिक परीक्षण, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक महीने तक टीचर ने कुछ पढ़ाया, मान लेते 3 चैप्टर पढ़ा दिया एक महीने में, उन तीनों महीनों मतलब 3 चैप्टर का टेस्ट लेगा कि भाई आपने कितना हासिल किया, क्या आपको प्राप्त हुआ। साप्ताहिक यानी एक हफ्ते में परीक्षा होती है, टेस्ट होता, तो वो चीजें। विषय की अंतिम परीक्षा जैसे कि गणित या विज्ञान की परीक्षा वगैरह हो गई कि आपने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया। देखिए जैसे क्या होता है कि आप 2 सवाल टीचर ने बताया और उसके बाद तुरंत आपसे पूछा कि अब अगला सवाल जो है बताओ हमको, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा वहीं पर टीचर को कि आपने कितना सीखा, कि आपको जो है सूत्र क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है आज, उपयोगिता इसलिए है उपलब्धि परीक्षण की क्योंकि उपलब्धि परीक्षण शिक्षकों यानी टीचरों को यह जानने में मदद करता है कि शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही हैं, यानी जो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, जो हमने इफर्ट लगाया पढ़ाने में, क्या वह इफर्ट हमारा सही जगह पे लग रहा है या हमारे में कुछ कमियां रह रही हैं। अगर बच्चा नहीं सीख पाता इसका मतलब की है कि मेरे अंदर कुछ कमी है या बच्चे के अंदर कोई कमी है, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अथवा नहीं हुआ, इस चीज को जांचने के लिए, इस चीज को परखने के लिए उपलब्धि परीक्षण नाम का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, छात्र को अगले स्तर पर प्रोन्नत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस बात का निर्णय इससे पता चल जाता है। यह शैक्षिक मूल्यांकन का सबसे सामान्य रूप होता है। ठीक है, इसमें शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। खंड बा यानी कि बात की सेक्शन बी की लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात की जाए, इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका ये आ चुका है, ये है आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके तहत प्रस्तावित किया गया एक समग्र मूल्यांकन प्रणाली होती है क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी। ठीक है, इसके तहत जो है आप जो है कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की बात करते हैं। सीसीई के 2 प्रमुख पहलू हैं, एक होता सतत पक्ष यानी कि इसका कॉन्टिन्यूअस वाला पक्ष, और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव पक्ष, सतत पक्ष की बात करते हैं। यह मूल्यांकन नियमित रूप से और लगातार होना चाहिए, सतत इसीलिए इसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सीखने की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसको लगातार जांचते रहना, लगातार उसको आकलन करते रहना कि क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। कोई भी मार्ग उसका डाइवर्ट होता है तो उसको सही दिशा में लेकर के जाना। इसमें नैदानिक परीक्षण की जिसमें डिग्नोस्टिक टेस्ट शामिल होता है, जो छात्रों की कमियों की पहचान करते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उन कमियों को दूर किया जाता है। यानी कि बच्चे को देखा जाता है कि बच्चों को सीखने में क्या कमी आ रही है और उस कमी को पहचान करके उस कमी को पूरा करते हुए उस कमी को तुरंत दूर किया जाता है। इसी को बोलते हैं आप जो है सतत जो है मूल्यांकन। ठीक है, कि भाई बच्चा पढ़ रहा है और लगातार उसके पढ़ते पढ़ते ही हम उसकी कमियों को जांच रहे हैं और कमियों को देख करके उसकी कमी तुरंत जो है हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा होता है व्यापक, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पक्ष। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन केवल शैक्षिक विषयों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी के सभी पहलुओं को कवर करना चाहिए। केवल उसकी शिक्षा से रिलेटेड कमी को नहीं, बल्कि उसके समग्र व्यक्तित्व की कमियों को दूर करना चाहिए। एक टीचर का कर्तव्य ये होता है। ये होता है आपको कॉम्प्रिहेंसिव पक्ष शिक्षा का, इसका एजुकेशन का, एवोल्यूशन का, मूल्यांकन का। इसमें शैक्षिक क्षेत्र यानी कि इसको कह सकते हैं सोशलिस्टिक एरिया, इसको कह सकते हैं।
उसके साथ साथ सह शैक्षिक यानी क्षेत्र उसको भी जो है शामिल किया जाता है। जैसे कि जीवन स्किल कैसे, लाइफ स्किल्स कैसे सीखता है, जीवन कौशल, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी मुद्दे के प्रति कैसा है, वो उसका मूल्य यानी उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। खेल कूद, कला, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सभी का मूल्यांकन जो होता है बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ ही कर दिया जाता है या किया जाता रहता है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है सीसी का कि इसका लक्ष्य होता है छात्रों पर परीक्षा के तनाव को कम किया जाए, ठीक है, उनके सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाया जाए और उन्हें उनके समग्र विकास के लिए या उसके बारे में नियमित रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि एक क्रिएटिव फीडबैक देकर के उनको एक फॉर्मेटिव फीडबैक देना एक उद्देश्य होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीसीई का मतलब समझ लिया, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, उसी को सीसीई के नाम से जाना जाता है। इसमें लगातार बच्चों की निगरानी करी जाती है, साथ ही साथ में उसके रचनात्मक पहलू चाहे भावात्मक पहलू हो, हर एक पहलू पर नजर रखी जाती है। जैसे कमी आती है तुरंत उसको सॉल्व किया जाता है और बताया जाता है कि भाई बेटा इसमें ये कमी रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आकलन, असेसमेंट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। असेसमेंट क्या है? आकलन शैक्षिक प्रक्रिया का एक सुधार उन्मुख सतत भाग होता है जिसमें किसी भी कमी को दूर किया जाता है। आकलन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं ताकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। यानी कि बच्चा जो है क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इन सभी को जांचना ही एक प्रकार से आपका असेसमेंट होता है। आकलन की प्रमुख विशेषता है प्रक्रिया केंद्रित है। आकलन सीखने के परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। सीखने का परिणाम क्या रहा है वो तो मापन मूल्यांकन देखता है, लेकिन वो कैसे सीख रहा है, उसका प्रोसेस क्या है सीखने का, उस प्रोसेस को ध्यान में रखता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा, किस मेथड, किस विधि, किस प्रविधि का प्रयोग करके एक बच्चा किसी भी चीज को सीख रहा है, किसी भी चीज को जान पा रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है आकलन, असेसमेंट। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव दूसरी विशेषता, यह शिक्षण के दौरान किया जाता है और इसका उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षकों यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा टीचर को बता पाता है और टीचर किस विधि का प्रयोग करके पढ़ा रहा है कि अच्छी विधि तो तुरंत को पता चल जाएगा, पता चल जाता है कि भाई हम अच्छी विधि का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं या बेकार विधि का प्रयोग करके हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अरे यार 100 रुपए मैंने इसमें रखा हुआ था इसे छांटने के लिए, इसको धुलने के लिए दे दिए, ठीक है। ये 100 रुपए देखिए कैसे क्या हो गया, गल गई नोट पूरी। अभी जेब में हाथ गया तो देखा। अरे 1-2 साल पहले का हमारे ख्याल से, वो अभी निकाले हैं इसको ना अंदर, वही बार बार इसी में देख रहा था तो मैंने। चले, शिक्षकों दोनों को तत्काल प्रतिपुष्टि जो है देना होता है। सुधार का आधार, ये इसकी अगली विशेषता है, ठीक है। आकलन की अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता सुधार का आधार। आकलन से प्राप्त जानकारी का उपयोग छात्र की कमियों को दूर करने और शिक्षक की शिक्षण विधि में सुधार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बात ध्यान रखिए, मापन से भिन्न होता है। आकलन मापन से बिल्कुल अलग होता है। आकलन केवल अंक यानी मापन नहीं देता बल्कि उन अंकों की व्याख्या भी करता है कि छात्रों ने उन अंकों को क्यों प्राप्त किया और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, ये सब आकलन बताता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाते समय छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछना, उनकी कॉपियों पर सुधार हेतु टिप्पणी करना कि किस तरीके से लिखना है आपको, या प्रोजेक्ट कार्य के दौरान मार्गदर्शन देना कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये सभी आकलन के उदाहरण होते हैं। आकलन के बिना सफल शिक्षण संभव नहीं होता है, नहीं असंभव होता है। अगर बीच बीच में आपका फीडबैक ना लिया जाए कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसकी प्रमाण दीजिए, उसको आप चेक किया जाता है, तो इस सभी चीजों का चीजें मिल जाती, ठीक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न आपका, एक अच्छे परीक्षण की प्रमुख विशेषताओं से विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और वैधता यानी वैलिडिटी का वर्णन कीजिए। वैधता और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और वैधता क्या है? एक अच्छे परीक्षण में, एक अच्छे टेस्ट में ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? वैधता और विश्वसनीयता। एक उत्तम और वैज्ञानिक शैक्षिक परीक्षण में दो मूलभूत विशेषताएं का होना बहुत जरूरी है, एक विश्वसनीयता और दूसरी वैधता। विश्वसनीयता क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इसको समझते हैं। इसका अर्थ होता है, विश्वसनीयता का तात्पर्य परीक्षण की स्थिरता यानी कि कंसिस्टेंसी या संगति से होता है। एक परीक्षण विश्वसनीय तब कहलाता है या तब कहा जाता है जब उसे विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि अलग अलग समय में अलग अलग परीक्षक उसको चेक करे और उसकी स्थिति एक ही आए में प्रशासित करने पर भी परिणाम समान या लगभग समान प्राप्त हो, एक जैसा ही प्राप्त हो। चाहे कोई टीचर किसी भी समय चेक करे तो उसका परिणाम समान होता है, उसी को विश्वसनीयता कहते हैं। एक जो है परीक्षण या टेस्ट आपने लिया कोई, और उसको एक टीचर है रमेश टीचर, उसको ने चेक किया 2025 में, और उसी जो है टेस्ट को जो है 2026 में सुरेश ने चेक किया। रमेश और सुरेश का चेक या टेस्ट करना दोनों समान निकलता है उसका परिणाम, तो वो समझ लीजिए कि वो विश्वसनीयता कही जाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, यदि किसी छात्र ने आज बुद्धिमत्ता परीक्षण में यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आईक्यू उसका 110 प्राप्त किया है और कल एक सप्ताह के बाद पुनः उसी परीक्षण में 108 या 112 प्राप्त करता है, तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा। एक दो आगे पीछे उसका चलता है, लेकिन यदि उसका स्कोर 80 या 140 हो जाए, 80 हो जाए यानी कम हो जाए, तो वो नहीं माना जाएगा, वो लगेगा कि विश्वसनीय आंकड़ा नहीं मिला था। 140 अगर हो जाता है तो इसका मतलब भी है कि वो सही नहीं है, तो परीक्षण अविश्वसनीय हो जाता है, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। आवश्यकता, विश्वसनीयता के बिना परिणामों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। किसी भी चीज पर अगर विश्वास नहीं है तो किसी भी चीज को आप कैसे अपना पाएंगे? तो विश्वसनीयता, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में हमें विश्वास प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरी होती है वैधता यानी वैलिडिटी। अर्थ देखिए, वैधता का तात्पर्य होता है किसकी परीक्षण वास्तव में उसी विशेषता का मापन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है या नहीं कर रहा है। वैधता हमें यह बताती है कि परीक्षण कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। उदाहरण, यदि कोई परीक्षण छात्रों की तर्क शक्ति को मापने के लिए बनाया गया है, लेकिन वह मुख्य रूप से स्मृति यानी रटने की क्षमता को माप रहा है, उसको माप कहा गया है कि तर्क शक्ति को नापे, लेकिन अगर वो जो है क्या माप रहा है, वो स्मृति यानी रटने की क्षमता को माप रहा है, तो वह अवैध होगा यानी कि इनवैलिड होगा, वो वैध नहीं होगा। वैधता माने होता है कि वो जिसके लिए बनाया गया वो उसी पर काम करे, ठीक है। संबंध इसका है कि विश्वसनीयता वैधता के लिए एक आवश्यक शर्त है। कोई भी परीक्षण वैध नहीं हो सकता जब तक कि वह विश्वसनीय ना हो, लेकिन एक विश्वसनीय परीक्षण वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है, ठीक है। एक विश्वसनीय परीक्षण वैधता भी हो सकती है उसमें और अवैधता भी हो सकती है, लेकिन कोई भी परीक्षण वैध नहीं हो सकता जब तक कि वह विश्वसनीय ना हो, क्योंकि वैधता जो होती विश्वसनीयता से ही आती है। तो विश्वसनीयता है, वैधता है या नहीं है, ये अलग मैटर है। अगला प्रश्न, मानक से आप क्या समझते हैं? नॉर्म क्या होते हैं बताएं। शतांशीय मानक को समझाइए। मानक वे औसत प्राप्तांक होते हैं जो किसी परीक्षण को एक बड़े और प्रतिनिधि समूह यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप पर लागू करने के लिए या करने के बाद प्राप्त होते हैं या किए जाते हैं। शैक्षिक आकलन में मापन कच्चे अंक को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मानकों की आवश्यकता होती है। मानक हमें यह बताते हैं, क्या बताते हैं भैया, कि किसी व्यक्ति का स्कोर उसके समूह की तुलना में कैसा रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 100 है और छात्र ने 65 अंक प्राप्त किया है, यदि समूह का औसत मानक 50 है तो 65 अंक उत्कृष्ट माने जाएंगे। यही होता है मानक। 50 चूंकि औसत अंक बताया गया है कि औसत बच्चों के 50 आते हैं, अगर आपने 65 प्राप्त करे तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपने किया, ठीक है। तो ये मानक होता है। शतांशीय मानक क्या होता है? परसेंटाइल नॉर्म्स। शतांशीय मानक सबसे सरल और लोकप्रिय मानक है। अर्थ में शतांशीय प्राप्तांक यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का स्कोर संदर्भ समूह के कितने प्रतिशत लोगों के स्कोर के बराबर है या कम है। व्याख्या, यदि किसी छात्र का स्कोर 80वें शतांशीय पर है यानी कि इसका पी 80 है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके प्राप्तांक 80% छात्रों से अधिक है, ठीक है। समझ रहे हैं ना?
परसेंटाइल जिसको कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं भाई जो परसेंटाइल है, परसेंटेज में नहीं आता रिजल्ट किसका, यूजीसी नेट का रिजल्ट जो होता है परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल में क्या होता है कि इनका रिजल्ट 90% लोगों से अधिक है, 100% लोगों से अधिक है इनका रिजल्ट, तो वही होता है 80% छात्रों से अधिक आपका रिजल्ट है, परसेंटाइल इसको बताता है। ठीक है, लाभ इसका क्या है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे समझना और व्याख्या करना बहुत आसान होता है। यह मानक व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति यानी रिलेटिव पोजीशन को स्पष्ट कर देता है कि भाई उसकी रियल में पोजीशन क्या है, और ऐसे में उसको हम सेट कर देते हैं कि भाई आप जो है आप ही इस नौकरी के दावेदार हो, तो ऐसे बहुत आसानी से आप जांच पढ़ सकते हैं। छठा प्रश्न आपका आ चुका, बुद्धि की अमूर्त, मूर्त और सामाजिक प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत यानी बांटा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तित्व या व्यक्ति की समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाते हैं। एक होती है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसका विवरण क्या है, यह अमूर्त विचारों, शब्दों, प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके तर्क यानी लॉजिक करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। यह शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों यानी कि एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल जो वर्क्स होते हैं उसमें सफलता के लिए जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। उदाहरण के लिए इसे गणितज्ञ कोई हो गया, कोई दार्शनिक हो गया, कोई वैज्ञानिक हो गया और कोई लेखक हो गया, ये सब जो होते हैं इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, इनके पास बुद्धि होती है कौन सी बेटा, बुद्धि अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इनके पास अमूर्त बुद्धि होती है, ज्ञान वगैरह अमूर्त बुद्धि में आता है। एक होती है मूर्त बुद्धि जो दिखती है, यांत्रिक बुद्धि इसको कहते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसे क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। यह ठोस वस्तुओं, उपकरणों और मशीनों को समझने में, उन्हें संचालित करने और व्यवहारिक और भौतिक समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक इंजीनियर की बुद्धि, एक मैकेनिक की बुद्धि, एक कुशल कारीगर की बुद्धि और एक वास्तुकार यानी घर बनाने वाले मिस्त्री की बुद्धि। ठीक है, ये सब चीजें जो दिखती है उसकी बुद्धि का प्रयोग करके उसने लगा दिया कि भाई दिख रहा है, तो वो बुद्धि होती है। एक टीचर, एक गणितज्ञ, एक शिक्षक जो होता है वो अमूर्त बुद्धि में आता है। अगला है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। विवरण, यह अन्य लोगों की भावनाओं, मनोदशाओं, व्यवहार और इरादों को समझने, उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और सामाजिक परिवेश में सफलतापूर्वक समायोजन करने की क्षमता देता है। जैसे कि एक नेता, एक कुशल नेता, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक काउंसलर, एक समाज सेवक, इन सभी के पास जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि कही जाती है। तो यानी कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट यानी कि जिसको आप कह सकते हैं जो है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, और एक होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट यानी इंटेलिजेंस। ये अमूर्त बुद्धि जो होती है ये तर्क तर्क के आधार पर, दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ ये सब तर्क के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी बुद्धि हो गई। खंडसा की बात की जाए तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 500 शब्दों वाले उत्तर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त आ चुका है, इससे बाहर मतलब ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता रहता है आकलन को लेकर के, आकलन, मापन और मूल्यांकन। ये प्रश्न हमेशा आएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, आकलन, मापन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनमें अंतरों को विस्तार पूर्वक लिखिए। बढ़िया प्रश्न। देखिए, शिक्षा में मापन यानी मेजरमेंट, आकलन यानी असेसमेंट और मूल्यांकन यानी एवेल्यूशन, तीनों ऐसे प्रमुख पद हैं जिनका उपयोग छात्र की प्रदर्शन और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इन तीनों का। हालांकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी प्रकृति यानी इनका नेचर, इनका उद्देश्य यानी इनका एम और लक्ष्य, गोल या क्षेत्र यानी कि इसका जो विषय क्षेत्र यानी कि जो है स्कोप, ये सब अलग अलग है। भले ही ये एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन इनका अलग अलग सब कुछ है। सबसे पहले अवधारणा समझते हैं कॉन्सेप्ट को मापन की, फिर उसके बाद में है मेजरमेंट। मापन को अंग्रेजी मेजरमेंट कहते हैं, तो मापन को समझेंगे, फिर मूल्यांकन को, फिर आकलन को, फिर उसके बाद तीनों का अंतर संयुक्त रूप से हम देखेंगे। मापन, यह सबसे संकीर्ण यानी कि नैरो अवधारणा होती है, सबसे छोटी अवधारणा है। इसका कार्य किसी गुण या विशेषता को मानक या इकाइयों जैसे कि किसी अंक में, किलोग्राम, प्रति सेंटेंस, लीटर, किलोमीटर, सब में अंकों के रूप में व्यक्त करना होता है। इसकी प्रकृति विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, फोकस की बात की तो मापन केवल कितना है यानी हाउ मच, यानी कितना चीनी, कितना किलोमीटर, कितना क्या है, कोई भी चीज कितना है उसका उत्तर देता है, कितना है का उत्तर देता है। यह कोई मूल्य निर्णय नहीं देता है, मापन कोई मूल्य निर्णय नहीं देता है। जैसे इतनी दूरी 1 किलोमीटर है, इतनी दूरी 2 किलोमीटर है, इतनी दूरी 3 किलोमीटर है, इसको माप देता है बस। ये दूरी 3 किलोमीटर क्यों कही गई इसको नहीं बताता। ठीक है, उदाहरण के रूप में हिंदी में 75 अंक प्राप्त करना, ये एक मापन हो गया। दूसरा होता है आकलन यानी असेसमेंट।
आकलन की बात की है तो आकलन जो होता है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र और शिक्षक दोनों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि फॉर्मेटिव फीडबैक देना, ताकि सीखने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। इसको बोलते हैं असेसमेंट यानी आकलन। यदि बच्चा कैसे सीख रहा है, वो गलत सीख रहा है तो उसको बताया जाए कि कैसे वो सही सीखे, तो उसको एक प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। प्रकृति इसकी क्या होती है, यह मुख्य रूप से गुणात्मक और नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक दोनों होती है। फोकस इसका होता है या हम कहाँ पर हैं, यानी हमारी पोजीशन क्या है और हम उस पोजीशन को और अच्छा कैसे करें, इस बात की जानकारी हमको आकलन देता है। आकलन यानी असेसमेंट क्या करता है, मापन क्या करता है, हम किस पोजीशन पर है उसको तो बता देता है कि भाई हम जो है फर्स्ट इतना नंबर पाए हैं, तो वो एक परिमाण केवल बताता है, ठीक है। वो केवल क्या मात्रा को बताता है, ठीक है, वो मात्रा को बताता है, ठीक है। जबकि आकलन जो होता है उससे एक कदम आगे है। आकलन क्या करता है, आकलन बताता है कि हम यहाँ पर अगर हैं तो हम जो है हम किससे आगे हैं, इसको आगे कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करता है। उदाहरण के लिए कक्षा में छात्रों से प्रोजेक्ट पर चर्चा करके उनकी समझ की जांच करना, ये आपका होता है आकलन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका मूल्यांकन। यह सबसे व्यापक अवधारणा होती है, यानी कि आकलन और मापन सब कुछ जो है मूल्यांकन में समाहित हो जाता है। इसमें मापन और आकलन से प्राप्त डेटा का उपयोग करके शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में संबंध में मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसे मान लेते हैं मापन से जितना 70% नंबर आप मिला मान लेते हैं आपको 70%, ठीक है हिंदी में। अब वो 70 हम कितने लोगों से आगे हैं, कितने लोगों से पीछे हैं, सब पूरा जाता हम कैसे इसको 90% ला सकते हैं, बात आकलन करेगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो देगा बाद में मूल्यांकन ही देगा कि आखिरकार हमारा रिजल्ट इतना आया तो क्यों आया। प्रकृति इसकी क्या है, यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों और मुख्य रूप से योगात्मक यानी समेटिव होता है। इसका फोकस होता है कि यह क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, अब कुल मिलाकर के क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, इस पर फोकस करता है। व्हाट डिसीजन टू टेक, इसका उत्तर देता है। उदाहरण के लिए छात्र को ग्रेड ए देना है या ग्रेड बी देना है, अगली कक्षा में ले जाना कि नहीं ले जाना है, इसका निर्णय मूल्यांकन के द्वारा होता है। मापन, आकलन और मूल्यांकन में विस्तार पूर्वक अंतर हम समझते हैं। देखिए, शैक्षिक आकलन एजुकेशनल असेसमेंट में मापन, आकलन और मूल्यांकन तीन मूलभूत चरण हैं। इनके बीच के प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, इसकी प्रकृति में ही अंतर होता है, दोनों तीनों की प्रकृति में अंतर समझते हैं। तीन अंतर मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। इसकी प्रकृति में अंतर देखिए। मापन मेजरमेंट, यह विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है, अर्थात यह केवल संख्या में अभिव्यक्ति करती है कि भाई कोई चीज कितनी संख्या में है, ठीक है, कोई 1 लीटर 1 मीटर इतना अंक प्राप्त होगा, ये सब। दूसरा होता है आकलन, आकलन यानी असेसमेंट। यह मुख्य रूप से गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव प्रकृति का होता है, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सुधार करना होता है कि भाई हम क्या हैं और किस तरीके से हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं, वो आकलन बताता है। जबकि मूल्यांकन क्या करता है, यह परिमाणात्मक और गुणात्मक, ठीक है, यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार की विशेषताओं को अपने आप में शामिल कर लेता है। इन दोनों को मिला ले क्या करके ये बनता है, दोनों प्रकृति। तथा यह एक योगात्मक यानी कि समेटिव प्रक्रिया है, इसमें दोनों को जोड़ ले आता है, आकलन और मापन को मिला करके तब आपका मूल्यांकन बनता है, इसकी प्रकृति। दूसरा अंतर है विषय क्षेत्र को लेकर, इसको कि मापन की बात की तो इसका क्षेत्र संकीर्ण है यानी कि नैरो यानी छोटा है, या केवल किसी एक विशिष्ट गुण की मात्रा पर केंद्रित होता है, उसी को बता देता है। आकलन जो होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, यह प्रायः किसी एक विशेष इकाई या कौशल के विकास पर केंद्रित होता है। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे ने 70% अंक प्राप्त किया, तो 70% से अब 70% अंक प्राप्त किया, ये मापन बताएगा। और 70% से उस नंबर को कैसे 100% किया जाए, इस बात को कौन डिसाइड करेगा, आकलन करेगा। और मूल्यांकन क्या करेगा, इसका क्षेत्र व्यापक यानी कि बोर्ड होता है। यह छात्र के समग्र शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होता है, किसको किस तरीके से कितना व्यक्ति कौन सा प्राप्त करेगा। उद्देश्य में भी अंतर होता है, क्योंकि मापन का उद्देश्य केवल वस्तु या गुण को अंकों में व्यक्त करना या संख्या प्रदान करना होता है, मापन बस खत्म। आकलन जो होता है इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु शिक्षक और छात्र को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना होता है कि भाई कोई टीचर है, कोई कितना सीखा है, किस तरीके से और अच्छा सीख सकता है, इसकी प्रतिपुष्टि आकलन देता है। मूल्यांकन जो होता है इसका उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में अंतिम मूल्य निर्णय दिया जाता है, वैल्यू जजमेंट दिया जाता है कि भाई अंतिम तौर पर इसका क्या निर्णय होगा, ठीक है। अगला समय के बीच में अंतर देखें, यानी समय में अंतर, टाइमिंग।
कि मापन जो होता है यह शिक्षण प्रक्रिया के किसी भी चरण यानी पहले, दौरान, दूसरा, तीसरा, बाद में किया जा सकता है। आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलता रहता है, शिक्षण व्यक्ति करता रहता है और उसी दौरान जो है आकलन उसका चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि मापन आप शिक्षा से पहले माप सकते हैं, बाद में माप सकते हैं। मूल्यांकन जो होता है यह शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा वगैरह करवा करके मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे ने कितना सीखा, किस मापन या केवल फोकस या केवल उत्पाद पर अथवा कच्चे अंक पर केंद्रित होता है, जबकि आकलन जो होता है यह प्रक्रिया और उत्पाद दोनों पर समान रूप से केंद्रित होता है। जबकि मूल्यांकन की बात करें तो यह अंतिम परिणाम और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। इस तरीके से अंतर। अगला अंतर आपका मापन जो होता है यह उत्तर देता है किसका, कितना है, कोई भी चीज कितना है, यानी हाउ मच इज इट, कोई भी चीज कितनी है इसको मापन बताता है। आकलन जो होता है ये क्या उत्तर देता है, ये कहता है कि भाई कोई भी चीज कितनी है, लेते हैं 10 है, 10 को सुधारे कैसे, 20 कैसे करें, अरे कैसे सुधारे, हाउ टू इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव कैसे करें, इस बात को कौन डिसाइड करता है, आकलन करता है। मूल्यांकन क्या करता है, ये कहता है कि कैसा है, कोई भी चीज कैसा है। ठीक है, ये 10 अच्छा है, 20 10 है या 20 है, 15 है, क्या है, पूरा फाइनल डिसीजन यही देता है मूल्यांकन। ये कितना है, ये कैसे सुधारे उसको, और ये कैसा है, सभी को पूरा विस्तार से बता देता है। उदाहरण में भी अंतर है। देखिए मापन, छात्र ने मान लेते 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, ये हो गया मापन। 75 अंक प्राप्त किया, 100 में से 75 अंक, ये मापन हो गया। आकलन क्या है भैया, शिक्षक ने छात्र की कॉपी पर यहाँ तर्क को और स्पष्ट करें ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ तर्क को और स्पष्ट करें, 75 नंबर तो आपने प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, उसको लिख दिया, जैसे टिप्पणी लिख दी, ये आकलन हो गया। मूल्यांकन क्या करेगा, 75 अंकों के आधार पर छात्र को एक ग्रेड देगा कि भाई आप छात्र जो है प्रथम डिग्री में प्राप्त हुआ, दिया गया, और उसे प्रोन्नत किया गया कि आगे आप जो है अगली कक्षा में जाने के योग्य हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है आकलन, मूल्यांकन और मापन। मापन संख्या को बताता है, सबसे मूलभूत अवधारणा है। आकलन सुधार करता है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा के साथ साथ। और मूल्यांकन निर्णय देती है लास्ट में इन दोनों प्रक्रियाओं के डेटा के आधार पर। ठीक है, अंतिम निष्कर्ष मूल्यांकन का होता है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बुद्धि का आपने प्रकार तो देख ही लिया, फिर से समझ लेते हैं बुद्धि का अर्थ। देखिए बुद्धि एक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता यानी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन इसका सार यह है कि यह व्यक्ति को पर्यावरण के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन करने, तर्क यानी रीजनिंग करने और सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। परिभाषा लिखेंगे, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, इसको टर्मन महोदय ने कहा। ठीक है, वेस्लर महोदय कहते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति की स्वोद्देश्य ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से सोचने और पर्यावरण के संबंध साथ प्रभावी ढंग से संबंध बनाने या व्यवहार करने की समग्र और वैश्विक क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि किसी एक कारक का नाम नहीं, बल्कि यह कई मानसिक योग्यताओं जैसे स्मृति, चिंतन, कल्पना, तर्क, इन सभी का समन्वित रूप को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के प्रकार की बात की तो इसको थॉर्नडाइक के बताया कि बुद्धि जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। एक होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति शब्दों, संकेतों, प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके विचार करते हैं या उन्हें अमूर्त समस्याओं जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है उनको समझने और हल करने में मदद करती है। जैसे गणितज्ञ हो गया, दार्शनिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, उच्च स्तरीय विचारक हो गया। मूर्त या आंतरिक बुद्धि की बात की जाए, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। यह ठोस वस्तुओं, मशीनों और यंत्रों को समझने, उन्हें संचालित करने और व्यवहारिक भौतिक दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद करती है, क्षमता होती है। जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, कुशल कारीगर या कोई उद्यमी या कोई घर बनाने वाला मिस्त्री, ये सब हो सकता है। तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। यह मनुष्य और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और प्रेरणाओं को आसानी से पहचान लेते हैं और उनके साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बैठाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर नेता, राजनयिक, समाज सेवक, शिक्षक और डॉक्टर, ये सब चीजें जो है इसमें शामिल होती है। बुद्धि की विशेषताओं की बात की जाए तो समझे, तो बुद्धि जन्मजात और अर्जित होती है। बुद्धि जन्मजात भी होती है और अर्जित यानी इसको हम सीखते भी हैं। बुद्धि की मूलभूत क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन इसका विकास वातावरण, शिक्षा और अनुभव से हमको करना पड़ता है। अनुकूलन की शक्ति भी बुद्धि में होती है, पावर ऑफ एडॉप्टेशन। बुद्धि व्यक्ति को नई और बदलती परिस्थितियों के समायोजन करने में सहायता करती है। ठीक है, किस तरीके से इस सिचुएशन में हमको रहना है, सब बुद्धि हमको डिसाइड करती है, बुद्धि बताती है।
सीखने की योग्यता, कैपेसिटी टू लर्न, बुद्धि और सीखने की गति में सीधा संबंध होता है। उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति तेजी से सीखता है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ भी नहीं सीख पाता। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, अलग अलग मात्रा में होती है, जिसकी वजह से लोगों की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो बुद्धि एक जैसी नहीं होती। पर्यावरण का प्रभाव, हालांकि बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन पौष्टिक आहार, अच्छी शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक प्रोत्साहन इसके विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, क्रेडिट प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली विस्तार पूर्वक बताएं। ये लघु तरह का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको रख दिया दीर्घ। क्रेडिट प्रणाली सिस्टम क्या होती है? ये क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम प्रणाली, क्रेडिट प्रणाली शिक्षा की वह व्यवस्था है जो किसी पाठ्यक्रम यानी कोर्स के कार्यभार यानी वर्कलोड को मानक इकाइयों स्टैंडर्ड यूनिट को मापती है। यह छात्रों के द्वारा किसी विषय या पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक आवश्यक सीखने के जो घंटे होते हैं, लर्निंग आवर्स जो होते हैं, या अध्ययन की जो मात्रा होती है उसको दर्शाती है। ठीक है, उद्देश्य इसका यह है कि शिक्षा में मानकीकरण लाना और छात्रों को लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, ये होता है इसका उद्देश्य क्रेडिट प्रणाली का। क्रेडिट प्रणाली की कार्य प्रणाली और विशेषताएं समझते हैं। देखिए, कार्यभार समापन, क्रेडिट का निर्धारण प्रायः प्रति सप्ताह कक्षाओं, प्रयोगशाला सत्रों या स्वयं अध्ययन के घंटों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के रूप में समझें, यदि किसी विषय के 3 क्रेडिट हैं तो इसका अर्थ यह है कि उस विषय के लिए प्रति सप्ताह लगभग 3 घंटे की क्लास की आवश्यकता होती है। जैसे प्रति सप्ताह 3 घंटे की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं एक क्रेडिट सिस्टम। जैसे कि आपकी परीक्षा में क्रेडिट वाला सिस्टम की व्यवस्था है। सिलेबस समय आप देखते हैं भाई 3 क्रेडिट का पेपर है। ठीक है, क्रेडिट कितना है? 3 क्रेडिट का पेपर है, इसमें लिखा रहता है। जब आप परीक्षा उसमें देखते हैं, पेपर में देखते हैं, क्रेडिट वाला लिखा रहता है। जैसे कि मान लेते हैं, मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ क्रेडिट कोई 4 क्रेडिट का है, कोई 6 क्रेडिट का है, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, उसमें जब आप उसमें देखते हैं तो क्रेडिट लिखा रहता है। ठीक है, आप क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें कितने घंटे, 3 क्रेडिट है तो 3 घंटे कम से कम एक सप्ताह में 3 घंटे उसको पढ़ाया जाए कक्षा में। ठीक है, इस तरीके से। तो कोई 6 क्रेडिट है, कोई 5 क्रेडिट का। मेजर सब्जेक्ट 5 क्रेडिट के होते हैं, माइनर सब्जेक्ट आपके 3 या 4 क्रेडिट के होते हैं। ऐसे ही आपका को करिकुलर का भी 3 या 4 क्रेडिट होता है, इसी तरीके से। ठीक है, इसका अर्थ है कि 3 घंटे की क्लास की आवश्यकता है। नामांतरण और लचीलापन भी इसमें होता है। इनरोलमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यह प्रणाली छात्रों को विभिन्न विभागों से अपनी रुचि के अनुसार विषय यानी कि चुनने की, जो इलेक्टिव विषय होते हैं उनको चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली जो है उसमें दिया जाता है। इससे छात्र जो होते हैं अपने पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। अंतरण की सुविधा, प्रोबेबिलिटी या ट्रांसफरेबिलिटी, क्रेडिट प्रणाली छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान या एक देश से दूसरे देश में अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को आसानी से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की सुविधा भी देती है, क्योंकि क्रेडिट एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्रेडिट जो होता है वो एक प्रकार से, इसीलिए क्रेडिट के हिसाब से प्रणाली दी जाती है। स्नातक की शर्त, किसी भी डिग्री को पूरा करने के लिए छात्रों को एक निश्चित संख्या में कुल क्रेडिट अर्जित करने होते हैं, ना कि केवल अंतिम अंकों पर निर्भर रहना पड़ता। क्रेडिट उनको प्राप्त करना जरूरी होता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि क्रेडिट प्रणाली शिक्षा को निश्चित घंटों में बांट करके एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करती है, जिससे शिक्षा अधिक छात्र केंद्रित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बन जाती, ताकि अन्य देशों से हम तुलना कर सके क्रेडिट सिस्टम के आधार पर। दूसरा आपका प्रश्न है आपका ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है? देखिए, ग्रेड, इस समय जो आपका ग्रेडिंग चल रहा है, ग्रेड ही चल रहा है। ग्रेडिंग प्रणाली शैक्षिक आकलन असेसमेंट की वह विधि है जिसमें छात्र के प्रदर्शन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को अंकों यानी मार्क्स के बजाय अक्षरों जैसे कि ए क्रेडिट, बी क्रेडिट, सी क्रेडिट या ग्रेड या पॉइंट्स में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आजकल बीए का रिजल्ट आता है तो ग्रेडिंग पद्धति यानी ग्रेड कार्ड आता है। ठीक है, मार्कशीट नहीं आती है। यह छात्र के प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। उद्देश्य क्या है कि अंकों के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव को कम करना और छात्र के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करना। कभी कभी क्या होता था कि किसी का 80%, किसी का 82% है, किसी का 90%, 92% है, उसमें दिक्कत होती थी। अब क्या है कि भाई परसेंट मतलब उसमें क्या ग्रेड है। अब मान लेते कि अगर आपने 90 से लेकर के आपका 100 के बीच में है तो आप फर्स्ट ग्रेड के आ चुके, ए ग्रेड में आ गए। ठीक है, 80 से लेकर 70 से लेकर के आपका 80 नंबर तक है तो आपका बी ग्रेड आ गया। ठीक है,
इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि 70 से 80 वाले सब खुश है कि हमारा बी आया है, उनको दुख कम होता है क्योंकि भाई हमको कम नंबर मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है। तो इस चीजें से ये चीजें होती है। ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार और महत्व। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग कार्य प्रणाली, इसमें ग्रेड का निर्धारण पूर्व निर्धारित मानकों यानी फिक्स स्टैंडर्ड के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए यदि 90% से ऊपर अंक है तो हमेशा A+ ग्रेड मिलेगा, भले ही कक्षा के अन्य छात्रों का प्रदर्शन कैसा भी रहा हो। लेकिन जो है अगर आपका 90% से ऊपर है, किसी का 91 है, किसी का 92, किसी का 93, तो सभी को A+ ही मिलेगा। 90 वाला भी खुश है, 91 वाला भी और 99 वाला भी खुश है। महत्व तो इसका यह कि यह छात्र के वास्तविक ज्ञान और दक्षता को मापता है। सापेक्ष ग्रेडिंग की बात की तो वो हो गया आपका प्रत्यक्ष है सापेक्ष। इसमें ग्रेड का निर्धारण छात्र के प्रदर्शन की तुलना कक्षा के अन्य छात्रों के प्रदर्शन से करके किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा के शीर्ष यानी कि 10% छात्रों को A ग्रेड दिया जाता है, भले ही उनके वास्तविक अंक 80% या 90% हो, ठीक है, लेकिन 10% अंक मतलब लोगों को मिल जाता है आपका A ग्रेड। महत्व उसका यह है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब अंक देने में विषय निष्ठता सब्जेक्टिविटी की संभावना हो, ऐसे स्थिति में। लिखित परीक्षाओं में बेसिकली CGPA और SGPA के सिस्टम भी आ चुके हैं। ग्रेडिंग प्रणाली से ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। SGPA एक सेमेस्टर का औसत ग्रेड पॉइंट होता है। SGPA क्या होता है? किसी एक सिंगल ग्रेड पॉइंट होता है किसी भी एक सेमेस्टर का, सेमेस्टर का औसत ग्रेड पॉइंट होता है। जबकि CGPA जो होता है ये सभी का होता है, यानी कि CGPA सभी सेमेस्टरों का संचयी यानी कि जिसको कह सकते हैं कम्युलेटिव औसत होता है। इसमें सभी सेमेस्टर का जब निकालेंगे तो CGPA बनेगा, एक सेमेस्टर का निकालेंगे तो उसका SGPA बनेगा। ठीक है, ग्रेडिंग का महत्व ये होता है बेटा कि तनाव में कमी या छात्रों पर एक एक अंक के अंतर से बचने के दबाव को कम करता है कि भाई हमारा आधे नंबर से रहेगा, 1 नंबर हो गया, हमारा ये कम हो गया, वो कम हो गया, इससे आपको बचाता है। विषय निष्ठता में कमी, यह अलग अलग परीक्षक या विषय के कारण अंकों में आने वाली भिन्नता यानी कि जो वेरिएशन होता है उसको नियंत्रित करके मूल्यांकन में मानकीकरण लाता है। गुणात्मक आकलन ग्रेड, जैसे कि 0 बराबर उत्कृष्ट रखा गया, अगर 0 है तो उत्कृष्ट है, ठीक है, A है तो बहुत अच्छा है। छात्र के प्रदर्शन की गुणात्मक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से ग्रेड दिया जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली आकलन को अंकों की संकीर्ण सीमा से बाहर निकाल करके प्रदर्शन की गुणवत्ता पर केंद्रित करती है, जिससे छात्रों का मूल्यांकन अधिक निष्पक्ष और तनाव मुक्त हो जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, टीचर भी खुश, सब खुश है। इस तरीके से आपका पूरा मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों को PDF नोट्स प्राप्त करना है 99 84 039 139 इस नंबर पर आप SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आप सभी सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम करके भी भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, देखिए मेरे हिसाब से आपका 5वां और 6वां सेमेस्टर दोनों का जुड़ जाना चाहिए। 5th और 6th सेमेस्टर के लिए फीस रखी गई मात्र 150 रुपए, और केवल 5th सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए फीस लगेगा। सभी सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सब मिल जाएगा। उसमें PDF नोट्स इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? PDF नोट्स, बाकी वीडियो तो हमारे यूट्यूब पर आप देख पाएंगे, लेकिन PDF नोट जो होगा आपको यूट्यूब पर मतलब PDF नोट्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास वाला ग्रुप भी आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे 6th सेमेस्टर में आपकी परीक्षा जब ऑब्जेक्टिव होगी तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट की पूरी व्यवस्था अभी से हो रही है, वो सब प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए एक सेमेस्टर की फीस, लेकिन 150 रुपए में आपके सभी सब्जेक्ट के फीस मिल जाएगी। यानी 5वां और 6वां सेमेस्टर पूरा BA कंप्लीट हो जाएगा आपका मात्र 150 रुपए में, सभी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपके लिए फायदेमंद है। एक जैसे आप SMS करेंगे आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए या 150 रुपए, 100 रुपए करेंगे तो 5th सेमेस्टर का, 150 करेंगे तो आपका दोनों सेमेस्टर का जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, और ये स्कैनर पर आपको भेजना है पैसे। जैसे आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपने ही नंबर से SMS करेंगे, आपको जिस नंबर से जोड़ना है उसी वही नंबर से SMS करेंगे, आपको जो स्कैनर भेजा जाएगा, आप किसी दूसरे से उस स्कैनर से पेमेंट करवा दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट अपने ही नंबर से मेरे पास भेज दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से। ठीक है, उसके बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है, ये बात ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत